दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीनरी है, चुनाव लड़ने की जो भारतीय जनता पार्टी की क्षमता है और जो जज्बा है, निश्चित ही काबिल तारीफ है। डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रोक्रेसी में कैसे बदल दिया बीजेपी ने, इस बात के लिए लोग बीजेपी की आलोचना चाहे जो करें, लेकिन बीजेपी चुनाव दमदारी से लड़ती है, इस बात के लिए उसकी प्रशंसा जरूर की जानी चाहिए। खासकर मौजूदा दौर की बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रेटजी, संघ और भाजपा का यानी आरएसएस और बीजेपी का सांगठनिक ढांचा और इन सब से आगे बढ़कर नेतृत्व के संदेशे को सीधे सीधे जमीन पर जनता के बीच ले जाने की काबिलियत। भले ही भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो आर्थिक गरीबी दिखाई दे रही है, इस देश में जो 80 करोड़ 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखने की नौबत आ रही है, लेकिन उस नौबत को भी भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि बताकर पेश कर दे, ये काबिलियत भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती है। और यही भारतीय जनता पार्टी, जरा सोचिए, इसका चुनावी प्लान यदि लीक हो जाए, जिस प्रकार से भारत के राज्यों को 543 लोकसभा सीटों को 14 और 19 के प्रदर्शन के आधार पर मौजूदा लोकसभा चुनाव को एक बड़ी चुनौती मानते हुए 3 अलग अलग जोन में डिवाइड कर, 3 अलग अलग जोन में वर्गीकृत कर जो चुनाव लड़ने की बीजेपी की कोशिश है, वो प्लान जो अंदरूनी सूत्र दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तक पहुंच गया है। और इंडिया गठबंधन तक बीजेपी का अंदरूनी प्लान पहुंच जाए, यह निश्चित तौर पर किसी आपदा से कम नहीं है बीजेपी के लिए। निश्चित तौर पर चुनावी रणनीतियों को पलीता लगाने का इससे बेहतर मौका इंडिया गठबंधन को नहीं मिल सकता कि उसका प्लान विपक्ष के पास पहुंच जाए। दरअसल सीधे सीधे कहें तो बीजेपी एक चुनावी मशीन है मौजूदा दौर में, और इस चुनावी मशीन ने, बीजेपी नाम की चुनावी मशीन ने जिस प्रकार से 543 में से 303 सीटें 2019 में और 282 सीटें यानी दोनों बार बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया, उस आंकड़े पर यदि आप नजर डालें तो साफ जाहिर हो जाता है कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के से ज्यादा जो चुनावी मशीन बन चुकी है। अब इस मशीन की तकरीबन आधी सीटों पर सीधे सीधे विपक्ष ने अपनी नजर गड़ा दी है। तकरीबन 150 सीटों पर बीजेपी ने नजर गड़ा दी है, 125 पर तो हर हाल में गड़ा दी है, 120 से 130 के बीच की सीटों पर तो नजर गड़ा ही दी है। और इस नजर गड़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है बीजेपी की तरफ से जो प्लान लीक हुआ है। सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब डिमोनेटाइजेशन का फैसला बीजेपी की सरकार ने किया, कानो कान भनक नहीं लगी। सोच सकते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुला लिया जाए और भारत के इतिहास का पहला ऐसा विशेष सत्र हो जिसका एजेंडा जो है विशेष सत्र घोषित करने के 5 दिन बाद बताया जाए। ये सारी चीजें आपने देखी, लेकिन अंदरूनी तौर पर बीजेपी में जो चल रहा है, अब वो जमाना गया। मान लिया गया था कि वो जमाना अब चला गया कि उमा भारती पार्टी के अंदर तमाम बड़े नेताओं का नाम लेते हुए, आरोप लगाते हुए बैठक छोड़कर निकल जाती है और वो फुटेज, वो वीडियो बाहर आ जाती है। अब वो जमाना नहीं था। अब तो बीजेपी में पत्ता भी खड़कता है तो किसी को पता नहीं चलता, और बड़े फैसले भी होते हैं तो जब बताया जाता है तब पता चलता है। लेकिन चुनाव की तैयारी, बीजेपी नाम की चुनावी मशीन में, उस मशीन की 150 सीटों पर विपक्ष अगर नजरें गड़ा दे और बीजेपी के प्लान को लीक होने की वजह से गड़ा दे, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि यह प्लान लीक हो गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस मुसीबत में है। आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 3 अलग अलग वर्गों में इंडिया को क्लासिफाई करके, अलग अलग जोन में डिवाइड करके जो चुनावी तैयारी करने की शुरुआत की और जो प्लान लीक होकर के सामने आया है, उस प्लान पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्लान तो बीजेपी का ही है, कथित तौर पर ही आप माने, लेकिन बीजेपी का है, और बीजेपी इसी तरह से तैयारियां भी करती है। दरअसल 543 लोकसभा सीटें आप सभी जानते हैं कि देश में है। बहुमत का आंकड़ा 272 पर बनता है। बीजेपी ने 2 बार से 282 और 303 सीटें जीती, 2014 में 282 और 2019 में 303। और अब 2024 जब सामने है तो जरा बीजेपी का एजेंडा देखते हैं। बीजेपी ने सबसे पहले अपने लिए आरामदायक स्टेट, कंफर्ट जोन की पहचान की है, फिर उसके बाद एक डिस्कंफर्ट जोन की पहचान की है, और फिर उसके बाद भाग्य भरोसे वाले राज्यों और सीटों की पहचान की है। तो जहां कंफर्ट जोन वाली बात है तो उस कंफर्ट जोन की बातें करें तो कंफर्ट जोन वाले राज्यों में बीजेपी ने ऐसे राज्यों की पहचान की है जहां कुल मिलाकर 223 सीटें हैं, 223 सीट्स।
और वहां बीजेपी ने 190 सीटें पिछली बार जीती थी 2019 में। 223 में 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। 223 सीटें जो बीजेपी ने जिन राज्यों में है और वहां 190 सीटें जीती थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी वहां कितनी ताकतवर है। उन राज्यों की बात मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से राज्य हैं। उन राज्यों में मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, झारखंड और कुछ छोटे राज्य हैं। तो यहां टोटल 223 सीटें हैं जिसमें 190 बीजेपी ने जीती। यह बीजेपी का कंफर्ट जोन है। कैसे इस पर इंडिया गठबंधन ने नजर डाली है और कैसे यहां से सीटें छीनने की तैयारी की है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं बीजेपी के डिस्कंफर्ट जोन की तरफ, जहां बीजेपी बहुत परेशानी में है और कैसे वहां इंडिया गठबंधन ने नजर गड़ाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उन राज्यों की गिनती मैं आपको बता दूं। कुल 200 सीटें हैं इन राज्यों में और इन 200 सीटों में 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 107 200 में से। इन राज्यों में हरियाणा, उड़ीसा, मणिपुर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मेघालय, कर्नाटक और कुछ छोटे राज्यों की, महाराष्ट्र के साथ साथ कुछ छोटे राज्यों की बात है। 200 में 107 सीटें। अब चलते हैं तीसरे जोन की बात करते हैं। तो जो तीसरा जोन है, दरअसल उस तीसरे जोन में कुल जमा 120 सीटें हैं। स्वाभाविक है ज्यादातर दक्षिण के राज्य होंगे और दक्षिण के राज्यों की बात यदि करें तो दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप को आप रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों के साथ साथ कुछ और राज्यों को आप रख सकते हैं, छोटे पंजाब, जम्मू कश्मीर को रख सकते हैं। यहां से 120 में 6 सीटें हैं। 2 जम्मू कश्मीर में है, इसके साथ साथ 2 के साथ साथ 4 तेलंगाना में है, बाकियों में नील बटा सन्नाटा है। तो इन 3 में जो बीजेपी ने पूरी चुनावी तैयारियों को जोन में बांटकर तैयारी करने की परंपरा की शुरुआत की है, या यूं कहें कि वो प्लान बनाया था, उस प्लान के ऊपर अब इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों ने नजर कैसे गड़ाई है, इसकी चर्चा करते हैं। बात सबसे पहले बीजेपी के कंफर्ट जोन की। 223 में 190। आज मैंने पूरा डेटा निकाला और ये सारा खाका मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं कि कैसे बीजेपी तैयारी कर रही है। 223 में 190 थी और विपक्ष की कोशिश है, इंडिया अलायंस की कोशिश है कि सबसे बड़ा झटका जो बीजेपी को दिया जाए, कंफर्ट जोन में दिया जाए। वहां बीजेपी को 130-40 पर, यानी 190 पर जो बीजेपी अभी है 223 में, 130-40 पर सिमटाया जाए। कैसे सिमटाया जाए? दरअसल विपक्ष ने भी जोन में बांटकर तैयारी शुरू की है। संघ के सबसे मजबूत गढ़ों में जोन में बांटकर तैयारी शुरू की है। तो इन तैयारियों के पीछे यदि आप नजर डालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि तैयारियों के पीछे का आधार क्या है और कैसे तकरीबन 120 से 30 सीटों पर सीधे सीधे घटा देने का मास्टर प्लान। यूं कहें कि बीजेपी जो एक चुनावी मशीन है, उसकी मशीन को, बीजेपी की चुनावी मशीन की नस ही पकड़ ली है विपक्ष ने। जरा इसे देखिए तब समझ में आएगा। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात की। 91 में 88 सीटें भाजपा प्लस ने जीती थी पिछली बार, केवल 3 कांग्रेस ने जीती थी। और ध्यान रखिए, यहां इंडिया गठबंधन के कोई पार्टनर मदद करने नहीं आएंगे बीजेपी को, कोई पार्टनर खड़ा नहीं होगा बीजेपी की मदद के लिए। तो यहां लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है और कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है कि यहां पर हो सके तो एक आध सीट पर गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ कुछ ले दे के समझौता हो जाए, अन्यथा मोटी लड़ाई जहां कांग्रेस को खुद लड़नी है, 20 से ऊपर सीटें जीतने का टारगेट है कि 3 से बढ़कर के वो 23 हो जाए, 3 से बढ़कर के वो 20 हो जाए, 25 हो जाए कम से कम। वो टारगेट है बीजेपी के सबसे स्ट्रांग गढ़ों में। चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात। और इनकी चुनावी तैयारियों में 20 से 25 कैसे कांग्रेस लाएगी? ट्राइबल चेतना एक अलग मुद्दा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों से गुजरेगी, अलग मुद्दा है। और राजस्थान में तमाम कवायदों के बावजूद बेहद साधारण बहुमत ही मिला बीजेपी को, यह भी एक मुद्दा है। आदिवासियों के बीच चैतर बसावा नेता बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, गुजरात में यह भी एक मुद्दा है। दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी की तरफ से यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, यानी कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनने की सूरत में
मल्लिकार्जुन खड़गे ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। अब यह बात करीब करीब तय हो चुकी है। तो दलित चेतना, आदिवासी चेतना, जाति जनगणना की मांग, जीतू पटवारी को कमान देना, भूपेश बघेल हारे जरूर है लेकिन भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव ताकतवर छत्र बने हुए हैं। अशोक गहलोत के हाथ में चूंकि अब सत्ता नहीं है, तो अब जब सत्ता नहीं है तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई भी खत्म है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के द्वारा अब लोकसभा चुनाव में चूंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो भजन करते हुए जो तस्वीर आ रही है, जो वीडियो आ रही है, शताब्दी एक्सप्रेस में भजन कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे तो कहीं भजन भी नहीं कर रही है। तो चुनावी भजन किस प्रकार से होगा बीजेपी का, वो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस की कोशिशें प्लस बीजेपी का अंदर से एक न होना, ये इन राज्यों में 20 से 25 सीटें कम कर देने का एक ताकतवर प्लान कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हो सकता है सीटें बढ़ करके 35 भी हो जाए कांग्रेस की, लेकिन कम से कम 20-22 तो हासिल करेगी, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। इसके बाद अब आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड। उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य ऐसे राज्य हैं जहां लड़ाई खुद लड़नी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को मिलकर लड़नी है और इस लड़ाई में चाहे सीबीआई ईडी का जितना प्रकोप हो जाए, जयंत चौधरी, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इन सब के बीच इन दोनों राज्यों में नीतीश कुमार के चेहरे की जरूरत भी है। तो सियासत नए सिरे से यहां पर परिभाषित होगी और तैयारी कम से कम यहां इन राज्यों में 50 के करीब सीटें घटा देने की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास 62 सीटें थी, बीजेपी प्लस की 64 सीटें, झारखंड में 12 सीटें, यानी 64 और 12 76 सीटें, यानी कुल मिलाकर इन दोनों राज्यों में 94 सीटें हैं। 94 में 76 सीटें भाजपा प्लस की थी और उसको घटाकर 76 से घटाकर 50 से 55 तक लाने के लिए इंडिया गठबंधन ने मुकम्मल तैयारी की है। झारखंड में 4 से 5 सीटों पर भाजपा की सत्ता थी, उस दौर में बेहद कम अंतर से फैसला हुआ। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, कम अंतर से किन सीटों पर फैसला होता है, और कम अंतर से जब सीटों का फैसला होता है तो सरकार जिसकी राज्य में होती है, मशीनरी किस प्रकार से काम करती है, प्रशासनिक मशीनरी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन थोड़े कहे को ज्यादा समझिए कि कम अंतर वाली सीटें ज्यादातर सत्ताधारी दल ही क्यों जीतते हैं, जिसकी राज्य में सरकार होती है वही क्यों जीतता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में कैसी तैयारी है। और उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना का मुद्दा, नीतीश कुमार और खड़गे का चेहरा, जयंत चौधरी का मुद्दा, किसान आंदोलन, अग्निवीर का आंदोलन, रेलवे एनटीपीसी का आंदोलन, ओल्ड पेंशन का आंदोलन और इन सब के बीच वैकल्पिक सरकार का खाका, रामलला के राज्य में रामलला उसी प्रकार से क्या भारतीय जनता पार्टी को मरहूम कर देंगे, सत्ता की ताकत से वंचित कर देंगे, जिस प्रकार से बजरंग बली ने कर्नाटक में किया था। यह सवाल बड़ा होगा। और अब आगे देखते हैं कि कौन से राज्य हैं इन स्ट्रॉन्ग होल्ड में। असम, अरुणाचल, उत्तराखंड और कुछ छोटे राज्य हैं। तो इन सब राज्यों में, असम में आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार के हालात हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा जोशीमठ से लेकर और जिस प्रकार से विमर्श का स्तर बदल रहा है उत्तराखंड में, 1-2 सीट तो विपक्ष के हाथ आ जाएगी, ऐसा कांग्रेसियों को लगता है। असम के हालात देख के तो जरूर लगता है। गोवा में भी 1-1 की बराबरी है, शायद 1-1 की बराबरी की उम्मीद हो, या 2-0 बीजेपी भी कर ले, 2-0 कांग्रेस भी कर ले, कोई नहीं जानता है। अब उन राज्यों में चलते हैं जिन राज्यों की चर्चा अभी मैंने की कि बीजेपी मुसीबत में है। 200 सीटों में से 107 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, सहयोगियों के बूते हासिल की थी, क्योंकि इन राज्यों में पिछले चुनाव में नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल की पार्टी उसके साथ थी, तब जाकर बीजेपी को यह सफलता मिली थी। और आज के हालात यह हैं कि 107 से घटाकर 30 से 35 के बीच बीजेपी के आने की जो संभावना दिख रही है वो यूं ही नहीं दिख रही है, बल्कि बीजेपी ने भी जो डिफिकल्ट जोन में इसे रखा है, डिस्कंफर्ट जोन जिसे माना जा रहा है कि बीजेपी वहां बेहद मुश्किल में है, आराम नहीं कर सकती, और आराम नहीं करने के बावजूद भी उसे पर्याप्त सफलता मिल जाएगी, इसकी गुंजाइश भी जब कम लग रही है तो क्यों लग रही है। बिहार की शुरुआत वहीं से करते हैं। जाति जनगणना मुद्दा है, आरक्षण बढ़ाना मुद्दा है, 1/3 से ज्यादा परिवारों को 2-2 लाख रुपए नीतीश कुमार देने जा रहे हैं, वो मुद्दा है। 2,000 रुपए की किसान सम्मान निधि, कुल जमा 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में जब नरेंद्र मोदी अपने लिए वोटों का जुगाड़ कर सकते हैं, तो 2 लाख रुपए की
जो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना जिसे कहा जा रहा है, उसके माध्यम से 1/3 परिवारों का मतलब ही हो गया कि बिहार के 7 करोड़ 64 लाख वोटर्स में से तकरीबन 2.25 करोड़ वोटों का जो सीधा जुगाड़ नीतीश कुमार ने भिड़ाया है, उससे बीजेपी डिस्कंफर्ट जोन में है। महाराष्ट्र में मनोज जारंगे पाटिल की यात्रा जिसने देखी है, 50 खोखे एकदम ओके के कथित नैरेटिव के सहारे सरकार बनती जिसने देखी है, और मराठी मानुष के बीच मराठी अस्मिता जब सीधे सीधे गुजरात लॉबी के व्यावसायिक हितों से टकराती हुई दिख रही है कि कई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात ट्रांसफर कर दिए गए, तो उस हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की संयुक्त ताकत, कांग्रेस पार्टी और प्रकाश आंबेडकर के द्वारा उस ताकत के पीछे की बैकिंग किस हालात में लेकर जा रही है। और इन सब से आगे बढ़कर हम बात करें पंजाब की, उसी पंजाब की, ये अपने सीएम से कह देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। क्या भारतीय जनता पार्टी अभी वहां से 2 सांसद वापस लौटा पाने की स्थिति में है? क्या सनी देओल को लोग अब भाजपा के नाम पर स्वीकार कर लेंगे? ये सारे सवाल हैं, और सवाल इस दौर में तो वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल में दरअसल सवाल इस बात को लेकर है कि 18 सीटें जो बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में हासिल की, आगे राम पीछे वाम का जो कथित नारा लेफ्ट के काडर ने जमीन पर लगाया, क्या अब वापस सीए और एनआरसी की बात जिस दौर में बीजेपी करेगी, लेफ्ट पार्टी क्या वो करने की स्थिति में है? जाहिर सी बात है कि नहीं है, क्योंकि यदि होती है बात करने की स्थिति में एक बार फिर लेफ्ट पार्टियां, तो हालात ये नहीं होते कि इंडिया गठबंधन में सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी साथ बैठे होते, और केरल फॉर्मूले के तहत पूरे बंगाल को सीपीएम कांग्रेस गठबंधन बनाम टीएमसी के हालात ममता बनर्जी नहीं पैदा कर रही होती कि चाहे कुछ भी हो जाए 42 की 42 सीटों पर सीधा मुकाबला सीपीएम कांग्रेस गठबंधन बनाम टीएमसी हो जाए। ये हालात जो बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 18 छोड़ दीजिए, उसका 10% पर भी क्या मुख्य लड़ाई में होगी? ये सवाल है। और सवाल उस उड़ीसा में भी है जहां 8 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन उस उड़ीसा में नीतीश कुमार और नवीन पटनायक की मुलाकात के पहले, दरअसल बाद में नहीं, पहले पटकथा लिखी जा चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को नवीन पटनायक की जो पूरी तैयारी है कि बीजेपी और कांग्रेस को बैलेंस बनाकर खड़ा रखा जाए। मुख्य विपक्षी दल कौन है? नवीन पटनायक की पूरी सियासत इस पर चलती है कि उड़ीसा में मुख्य विपक्षी दल को लेकर कंफ्यूजन पैदा करके रखा जाए, और इस कंफ्यूजन पर जब भारतीय जनता पार्टी इस कंफ्यूजन को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने लगी, तो स्वाभाविक है कि जिला पंचायत में जो 2017 में 300 सीटें बीजेपी को दिख रही थी पूरे उड़ीसा में, वो घट के 30 के आसपास कैसे आ गई, 10% के आसपास कैसे रह गई? ये उड़ीसा का हाल है। खाता कैसे खुलेगा? क्या खाता खोलने के लिए प्रधानमंत्री को पुरी से चुनाव लड़ना होगा, या संबित पात्रा पर ही फिर से भरोसा किया जाएगा? आईएएस से रेल मंत्री बने अश्विनी वैष्णव पर भरोसा किया जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान काम आएंगे, या उड़ीसा से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्ड उनको राष्ट्रपति बनाने का ढिढोरा पूरे उड़ीसा में पीट कर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल कर पाएगी? ये यक्ष प्रश्न है। पंजाब के हालात मैंने आपको बताए, महाराष्ट्र के भी हालात आपने जाना, लद्दाख में भाजपा के खिलाफ माहौल है, मणिपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो समर्थन मिला है सबने देखा है, और कमोबेश कुछ छोटे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। मसलन चंडीगढ़, दिल्ली में यदि कांग्रेस और आप का गठबंधन हो जाए, कोई नहीं जानता क्या होगा, कितनी सीटें घटेंगी। 7-0 पर बीजेपी बैठी हुई है, और इन्हीं हालात के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सबसे लंबा रूट पश्चिम बंगाल, असम, फिर उसके बाद जहां भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रही है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जा रही है, झारखंड में जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धनबाद और जमशेदपुर भी क्या बीजेपी के साथ खड़ा होगा? क्या धनबाद और जमशेदपुर को गांधीनगर जैसा बेस्टन बना पाने की कोशिशें कामयाब होंगी? स्वाभाविक सी बात है कि जद्दोजहद जब वर्ग संघर्ष के रूप में सामने आए, मजदूर वर्ग जब एक वोटर के रूप में सामने आए, पेशा कानून और पेशा कानून से उपजे हुए सवाल जब एक वोटर की वोटिंग की मानसिकता को तय करने की दिशा में सामने आए, तो भारतीय जनता पार्टी को 65-70 सीटों का नुकसान इन कंफर्ट जोन से बाहर वाले यानी डिसकंफर्ट जोन वाले इलाके में दिखाई दे रहा है। और रही बात उन इलाकों की जहां भारतीय जनता पार्टी की नेग्लिजिबल प्रेजेंस है, किसी प्रकार की उपस्थिति है, 120 में केवल 6 सीटें हैं, जिसको तीसरी कैटेगरी में बीजेपी ने क्लासिफाई किया है,
वो 6 सीटें भी भला बनी रह पाएंगी। 6 से बढ़कर 7 भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता, 6 से घटकर 0 भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा ड्राफ्ट ये 3 जोन में डिसाइड करके बीजेपी तैयारी कर रही है और इन्हीं 3 जोन को अलग अलग राज्य में, इन 3 जोन में कई सब जोन बनाकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो तैयारी कर रहा है। मसलन बीजेपी के कंफर्ट जोन वाले इलाकों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात को एक जोन में रखना, यूपी और झारखंड को, गठबंधन की सियासत वाले राज्यों को एक जोन में रखना, दिल्ली को एक अलग जोन में रखना, बिहार, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, इन सबको एक अलग जोन में रखना, और उड़ीसा के लिए नवीन बाबू पर भरोसा करना तो तेलंगाना के लिए रेवंत रेड्डी ही काफी है और कांग्रेस पार्टी उसे मल्लिकार्जुन खड़गे, रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी की संयुक्त ताकत के बूते निपट लेगी, ये भरोसा कांग्रेस को है। हरियाणा की बात होती है, हरियाणा में बीजेपी मुसीबत में है, सेकंड जोन में है, डिस्कंफर्ट जोन में। किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन इतना मजबूत हो चुका है कि नूह और मेवात से उपजी हुई सांप्रदायिकता हरियाणा के जनमानस को 2014 और 19 की तरह प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। 14 में तो बातें हो रही थी कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, क्या हुआ? और 19 में बातें हो रही थी किसानों की कि किसानों की आय दोगुनी करने का जो 14 का वादा था कि 22 तक हो जाएगा, 19 में लोगों को झलक दिख रही थी, लेकिन वादे पर एतबार किया, पुलवामा बालाकोट की परिस्थितियों पर एतबार किया, नरेंद्र मोदी पर संभवतः तब भी एतबार नहीं किया था। लेकिन अब सवाल यह है कि सतपाल मलिक जो बातें कह रहे हैं, महिला पहलवान जंतर मंतर पर महीनों तक बैठी रही, किसान 13 महीने तक बैठे रहे, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इनसे लगे हुए इलाके बीजेपी पर भरोसा करने की स्थिति में है? कुल मिलाकर बीजेपी की चुनावी मशीन की जो 303 सीटें हैं, जो बीजेपी नाम की चुनावी मशीन ने जीती है, उस 303 सीटों में 150 सीटों की मशीन और उस मशीन की नस, उस मशीन की चिप, चुनावी मशीन की राजनीतिक चिप यदि बीजेपी ने के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने पकड़ ली है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सत्ता पक्ष में आएगा, कौन विपक्ष में आएगा। वैसे भी चुनावी भविष्यवाणी खतरे से खाली नहीं होती, हम भी नहीं करते, लेकिन विपक्ष की तैयारियां 14 और 19 के मुकाबले काफी बेहतर है, इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।